नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा था और आनुवंशिकता से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली के बारे में हमने पढ़ा था और ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवनी के बारे में भी कुछ अहम बातें हमने पढ़ी थी। आज हम इसके साथ ही एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मेंडल के वंशागति के नियम। मतलब जो भी मेंडल ने नियम दिए थे उन नियमों के बारे में हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आज आपके लिए एक अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम। तो सर्वप्रथम हम कक्षा को शुरू करते हैं और इस क्लास में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेंडल ने जो नियम दिए थे वो नियम कौन कौन से थे और कितने नियम दिए थे। तो सबसे पहली लाइन आपको यही ध्यान रखनी है कि मेंडल ने आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए वंशागति के तीन नियमों का प्रतिपादन किया। कितने नियमों का प्रतिपादन किया? 3 नियमों का प्रतिपादन किया। और वे 3 नियम कौन कौन से थे? तो देखिए, पहला नियम था प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए, पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा नियम इसका रहेगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए, मेंडल ने आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए वंशागति के कुल 3 नियमों का प्रतिपादन किया और वे 3 नियम कौन कौन से हैं? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों के बारे में हम इस कक्षा के अंतर्गत चर्चा करेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए अगला, सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम। मेंडल का पहला नियम जिसका नाम क्या है? प्रभाविता का नियम। तो देखिए, सर्वप्रथम मेंडल ने जब उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किया तो उन्होंने सबसे पहले इनकी लंबाई का जो लक्षण था उस लंबाई के लक्षण का अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि एक तो पौधा लिया लंबा, एक लिया बोना। इन लंबे और बोने पौधों के मध्य जब इन्होंने संकरण करवाया तो संकरण से इन्होंने प्राप्त किया कि इन्होंने देखा कि सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। अर्थात इन्होंने देखा कि लंबे और बोने पौधे में जब संकरण कराया जाता है तो उससे लंबाई वाले पौधे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। इस आधार पर इन्होंने लक्षणों को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। इन्होंने पाया कि जो लंबे पौधे थे वो संतति पीढ़ी में संचरित हो रहे हैं, तो इन्होंने उन
उन लक्षणों को नाम दे दिया प्रभावी लक्षण, जबकि बौने पौधे के लक्षण इन पौधों में दिखाई नहीं दिए, तो इन्होंने उनको नाम दे दिया अप्रभावी लक्षण। अब ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को नाम देने के कारण ही इस नियम का नाम ही क्या पड़ गया, प्रभाविता का नियम। तो आइए इस नियम के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि यह नियम, देखिए इस नियम में एक लक्षण की ही वंशागति का अध्ययन करेंगे, इसलिए यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित होगा। हम लिखेंगे यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। दूसरी बात इसके अंदर क्या ध्यान रखेंगे अपन, इस नियम के अनुसार एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है। इस नियम के अनुसार एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में इससे प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होता है। इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए पहली बात इस नियम के बारे में क्या ध्यान रखनी है, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकरण पर आधारित कैसे है, तो देखिए मैंने आपको बताया था, पिछली कक्षा में बताया था कि यदि वह संकरण जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए उस संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि हम पौधे की लंबाई की बात करेंगे और लंबाई एक ही लक्षण है तो उस एक ही लक्षण की का अध्ययन करेंगे, इसलिए ये नियम किस संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। और इस नियम के अनुसार जैसा कि इसमें बताया गया है कि इस नियम के अनुसार एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है। यहाँ पर मैंने विपर्यासी शब्द का उपयोग किया है। विपर्यासी शब्द यहाँ पर क्यों आया है, तो देखिए विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत, मतलब समयुग्मजी पादप लेने लेकिन विपरीत लक्षण बताने वाले लेन हैं। जैसे एक लंबा पौधा ले लिया तो दूसरा बौना पौधा ले लिया, तो इस प्रकार से विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में, अब F1 पीढ़ी मैंने आपको बता दिया है, जनकों के मध्य संकरण कराने पर जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम
कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। तथा जो लक्षण दिखाई दे रहा है उस नियम को क्या, उस लक्षण को क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण। तो देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए उदाहरण लेते हैं एक, उदाहरण से ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण के लिए हम लिखते हैं कि यदि दो समयुग्मजी पादप कैपिटल टी तथा स्मॉल टी के मध्य एक संकरण करवाया जाए तो सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे? लंबे प्राप्त होते हैं। सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। यदि दो समयुग्मजी पादप कैपिटल टी तथा स्मॉल टी के मध्य एक संकरण करवाया जाए तो सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। देखते हैं किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो देखिए हमने एक तरफ तो ले लिया कैपिटल टी, क्रॉस करवाया स्मॉल टी से। तो देखिए दोनों ही पादपों से, दो पादप है यहाँ पर, और दोनों ही पादपों से देखते हैं इधर से यदि इस तरफ से कोई भी युग्म विकल्पी लेते हैं तो कैपिटल टी दोनों हैं, तो दोनों में से क्या आएगा? कैपिटल टी ही निकल के आएगा। यदि हम इस पादप की बात करें तो यहाँ से स्मॉल टी निकल के आएगा। और इन दोनों के संकरण से हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमें जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी अर्थात मध्यम वर्गीय लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो इनको हम कहेंगे विषम युग्मजी लंबे। क्या कहेंगे इनको? विषम युग्मजी। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था समयुग्मजी विषम युग्मजी क्या है। यहाँ पर युग्म विकल्पी अलग अलग आ रहे हैं इसलिए इनको विषम युग्मजी क्या है, ये समयुग्मजी पौधे हैं तो इनको हम कहेंगे समयुग्मजी लंबे, और इनको कहेंगे समयुग्मजी बोने। तो बताओ यहाँ पर विषम युग्मजी क्या होंगे? लंबे। भाई मध्यम वर्गीय है परंतु है तो लंबे, इसलिए विषम युग्मजी लंबे। और हमने देखा कि यहाँ पर ये संतति पीढ़ी प्राप्त हो रही है इसलिए इसको कहेंगे F1 पीढ़ी। क्या कहेंगे इसको? F1 पीढ़ी। तो ये F1 पीढ़ी हो गई है। और इस पीढ़ी को हम कहेंगे जनक पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी कहेंगे? जनक पीढ़ी। और यहाँ पर ये जो क्रॉस का साइन है, इस क्रॉस के साइन को बोलते हैं संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण कहते हैं। आगे बात समझ में। तो देखिए जब समयुग्मजी पादपों के मध्य संकरण करवाते हैं तो एक तरफ से कैपिटल टी आएगा, एक दूसरी तरफ से भी स्मॉल टी आएगा। जब कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे तो इससे संकरण से कैसा पौधा प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी अर्थात विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कैसे पौधे प्राप्त होंगे? विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अर्थात सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे? लंबे। अर्थात 100% लंबे पौधे, 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। आगे बात समझ में। यह आपका प्रभाविता का नियम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में, अगले स्लाइड में चलते हैं और
दूसरे नियम की बात करते हैं जिसका नाम है पृथक्करण। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब देखिए, इस नियम का भी फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा, क्योंकि यहां भी हम केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करेंगे, तो यहां पर भी अपना फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, यह नियम भी एक संकरण के परिणामों पर आधारित है। यह नियम भी एक संकरण के परिणामों पर आधारित है। और दूसरा नियम क्या हो जाएगा, लिखते हैं, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के युग्म विकल्पी का आपस में संकरण कराया जाता है। तो वे पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। युग्मकों में चले जाते हैं। अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तथा प्रत्येक युग्मक में एक युग्म विकल्पी प्रत्येक युग्म में एक लक्षण के लिए
एक युग्म विकल्पी एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, पाया जाता है। अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नियम को समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा है, यह नियम भी शब्द इसलिए लगा है कि हमने पहला नियम पढ़ा था प्रभाविता का नियम, और प्रभाविता के नियम में हमने देखा था कि प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित था। तो हमने इसके बारे में भी लिखा कि यह नियम भी एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। कि कौन से संकरण के परिणामों पर आधारित है? एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। दूसरी बात हमने इसमें लिखी कि इस नियम के अनुसार F1PD के युग्म विकल्पी, अब F1PD कौन सी? जो प्रभाविता के नियम में प्राप्त हुई है, मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी विषम युग्मजी लंबे पौधों के मध्य संकरण करवाना है। तो इस नियम के अनुसार F1PD के युग्म विकल्पी का आपस में संकरण कराया जाता है, तो वे पृथक होकर, अर्थात दोनों युग्म विकल्पी पृथक पृथक हो जाते हैं, पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अलग अलग युग्मकों का मतलब है कि जब दो युग्म विकल्पी आपस में संकरण करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों के युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाएंगे, प्रत्येक से अलग अलग युग्म विकल्पियों के पास चले जाते हैं। इसलिए इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, क्योंकि युग्म विकल्पी पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, प्रत्येक युग्म विकल्पी इसमें पाया जाता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आगे चलते हैं, इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए, इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए, यहां लिखते हैं हम, यदि F1PD के युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी तथा कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य संकरण कराया जाता है, तो क्या होता है देखते हैं। देखिए, इधर लिया हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्रॉस करवाया, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी तो ये एक युग्मक के रूप में उपस्थित है, जैसे ही इनके मध्य संकरण करवाया तो ये इस प्रकार से अलग अलग युग्म विकल्पियों में चले जाएंगे, अलग अलग युग्मकों में चले जाएंगे। जब इनमें क्रॉस करवाया जाता है तो इस प्रकार से ये अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी पृथक हो जाते हैं। जब ये पृथक हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस कैपिटल टी से हम देखते हैं कि इस कैपिटल टी का जब संकरण होता है तो कैपिटल टी अर्थात पौधे हमें कैसे प्राप्त होते हैं। देखिए, जब इसके साथ संकरण होता है, कैपिटल टी इसके साथ में चला गया, तो हमने देखा कि दोनों ही कैपिटल टी है, तो इस प्रकार से एक नया पौधा तैयार होगा कैपिटल टी के रूप में। परंतु ये
स्वतंत्र है तो ये दूसरे युग्म विकल्पी के पास भी जा सकता है, तो ये यहां पर आएगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी बनाएगा। क्या बनाएगा, स्मॉल टी बनाएगा। फिर ये स्मॉल टी भी इस कैपिटल टी के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, देखिए तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनाता है, और ये स्मॉल टी जब इसके साथ में आता है तो ये स्मॉल टी बनाता है, और इससे स्मॉल टी बनाता है। तो इससे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक युग्मक प्राप्त होता है, यहाँ भी एक युग्मक प्राप्त होता है, यहाँ भी एक युग्मक प्राप्त होता है, और यहाँ भी एक युग्मक प्राप्त होता है। सबसे पहला जो युग्मक है वो कैसा है, समयुग्मजी। कैसा है, समयुग्मजी। दूसरा, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों विषम युग्मजी है, और ये कैसा है, समयुग्मजी है। समयुग्मजी है। तो देखिए समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी बोना, और विषम युग्मजी तो हमेशा लंबे होते हैं। तो देखिए प्रत्येक युग्मक के लिए एक एक युग्म विकल्पी यहाँ पर है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। दोनों युग्म विकल्पी पृथक पृथक होकर संकरण करते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। अब यदि हम बात करें कि इसमें पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, यदि हम इसके लक्षण प्रारूप की बात करें, किसकी बात करें, लक्षण प्रारूप की बात करें। अब आपको एक बात और दिमाग में आ रही होगी कि लक्षण प्रारूप क्या लिख दिया सर ने। तो देखिए लक्षण प्रारूप का मतलब होता है कि किसी पौधे की बाहरी प्रतीति को देखकर हम ये बता सकें कि पौधा लंबा है या बौना है, तो उसे हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। और यहाँ पर बाहरी प्रतीति देखने पर हमें पता चल रहा है कि पहला पौधा लंबा है, दूसरा पौधा भी लंबा है, तीसरा पौधा भी लंबा है। अर्थात जब इनका अनुपात निकालें, देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात यदि हम इसका निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि लंबे अनुपात बौने पौधे में जब इनका अनुपात निकालते हैं तो हमें 3 पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और 1 पौधा बौना प्राप्त होता है। अर्थात इसका अनुपात हमें 3:1 प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, 3:1 प्राप्त होता है। जबकि यदि इनके जीन प्रारूप की बात करें, किसकी बात करें, जीन प्रारूप अनुपात की बात करें, तो देखिए जीन प्रारूप अनुपात में इनके यदि जीन प्रारूप अनुपात की बात करें तो देखिए कैपिटल टी अनुपात, कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात, स्मॉल टी अर्थात समयुग्मजी लंबे अनुपात विषम युग्मजी लंबे अनुपात समयुग्मजी बौने पौधों के मध्य अनुपात देखें तो इनमें हमें एक पौधा तो समयुग्मजी लंबा दिखाई पड़ता है और 2 पौधे विषम युग्मजी और 1 पौधा बौना प्राप्त होता है, और हमें एक नया अनुपात प्राप्त होता है 1:2:1। देखिए यदि आपके प्रश्न आता है कि पृथक्करण के नियम के अनुसार लक्षण प्रारूप अनुपात क्या प्राप्त होता है, तो 3:1, 3 लंबे और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। जबकि जीन प्रारूप की बात करें, उसके आनुवंशिकी रचना की बात करें तो हमें 1:2:1 अनुपात प्राप्त होता है। अर्थात एक शुद्ध लंबा, हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो है वो शुद्ध लंबा है। कैसा है, शुद्ध लंबा। और इधर एक, ये जो एक है ये शुद्ध बोना है, शुद्ध बोना पौधा प्राप्त होता है। जबकि ये 2 है, ये अशुद्ध लंबे पौधे हैं। कैसे पौधे हैं, अशुद्ध लंबे पौधे हैं। तो यहाँ पर लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात के साथ में मैंने आपको पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम समझा दिया है। आशा करता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे नियम की ओर चलते हैं, और तीसरे नियम का नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए, इस नियम की बात हम करते हैं तो इस नियम से हमें पता चलता है कि यह नियम दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने से प्राप्त हुआ है। तो इसका पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि यह जो नियम है वो द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। कौन से संकरण? द्विसंकर संकरण। तो यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। और यदि हम इस नियम की बात करें तो इस नियम के बारे में हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार यदि दो विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य, इस नियम के अनुसार यदि दो विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात वे स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। देखिए, यहां पर हमें इस नियम के बारे में पढ़ना है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। द्विसंकर संकरण क्यों? क्योंकि इसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, आगे हम
नियम के बारे में पढ़ते हैं तो इस नियम में हमें साफ साफ पता चल जाता है कि इसमें द्विसंकर संकरण क्यों होता है। तो देखिए, इस नियम के अनुसार यदि दो विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वे स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। और इस नियम के लिए हम उदाहरण लेते हैं और उदाहरण में हम लिखते हैं उदाहरण, और उदाहरण में हम लिखते हैं यदि पीले गोलाकार, और इनका जीन प्रारूप हो जाएगा कैपिटल Y कैपिटल R, पीले गोलाकार तथा हरे झुर्रीदार स्मॉल y स्मॉल r, बीज वाले पौधों में संकरण कराया जाए। तो यदि पीले गोलाकार तथा हरे झुर्रीदार पौधों बीज वाले पौधों में संकरण कराया जाए तो क्या होता है? देखिए, तो यहाँ पर समयुग्मजी पौधों को ले रहे हैं अपन, लेकिन लक्षण कितने हैं? 2 लक्षण हैं। देखिए, यहाँ पर एक पौधा तो YYRR, अर्थात कैपिटल Y कैपिटल R, यहाँ पर Y तो प्रदर्शित कर रहा है बीज के रंग को, जबकि कैपिटल R प्रदर्शित कर रहा है कि बीज का आकार कैसा है। मतलब बीज का रंग और बीज का आकार, 2 लक्षणों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। 2 लक्षण कौन कौन से हैं? एक तो बीज का रंग और दूसरा बीज का आकार। मतलब ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये पीले गोल बीज वाले पौधे हैं। कैसे पौधे हैं? पीले गोल बीज वाले पौधे हैं। यदि इनका संकरण हम स्मॉल y स्मॉल r अर्थात हरे झुर्रीदार पौधों से कराते हैं, हरे झुर्रीदार पौधों से करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि समयुग्मजी होने के कारण इन पौधों से कैपिटल Y और कैपिटल R 2 युग्मक निकलेंगे। वैसे ही इधर से करेंगे तो एक स्मॉल y एक स्मॉल r, इधर से भी 2 युग्म विकल्पी निकलते हैं। और इनका जब संकरण किया जाता है तो हमें संकरण से क्या प्राप्त होता है? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, अर्थात विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे पौधे प्राप्त होते हैं? विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। और पीढ़ी कौन सी हो जाएगी? ये पीढ़ी हो जाएगी F1 पीढ़ी। ये कौन सी पीढ़ी हो गई? F1 पीढ़ी। और पौधे कैसे हो गए? विषम युग्मजी। तो देखिए, 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं तो लक्षण कितने आएंगे? 2। कितने आएंगे? 2 लक्षण आएंगे। और 2 लक्षणों के लिए हम द्विसंकर संकरण करेंगे। तो अभी ये प्रथम संकरण है, इसके पश्चात इसका दोबारा से द्वितीय संकरण करेंगे तो विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। अब होता क्या है कि हमें विषम युग्मजी जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं, इन पौधों को हम अलग अलग युग्म विकल्पी में व्यक्त करेंगे, अर्थात स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित करेंगे। तो हम देखते हैं, देखिए,
हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विषम युग्मजी पौधे हमें प्राप्त हुए हैं, अर्थात हम लिख देते हैं F1PD जो प्राप्त हुई है वो F1PD हमारे सामने आई है क्या, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, अर्थात विषम युग्मजी पौधे। कैसे पौधे, वैसे तो इनको हम क्या बोलेंगे, पीले गोल। अगर इनके लक्षणों को देखें तो हमें कैसे दिखाई देंगे, पीले गोल, परंतु इनको हम क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी। कैसे, विषम युग्मजी पौधे, क्योंकि इनकी जीन संरचना है वो विषम युग्मजी है। युग्म विकल्पी कैसे हैं, विषम युग्मजी। अब यहाँ पर हम इनका विभाजन करते हैं, किसके रूप में, युग्मकों के रूप में विभाजन। तो यहां से इनका देखिए, यहां से इनका युग्मकों में विभाजन करते हैं, युग्मकों में विभाजन, युग्मकों में यदि विभाजन करते हैं तो कैपिटल Y के साथ में कैपिटल R भी आ सकता है तथा कैपिटल Y के साथ में स्मॉल r भी आ सकता है। इसी प्रकार स्मॉल y के साथ में कैपिटल R भी आ सकता है और स्मॉल y के साथ में स्मॉल r भी आ सकता है। तो एक F1PD में हमें कुल 4 युग्मक प्राप्त होते हैं। कितने युग्मक प्राप्त होते हैं, कितने युग्मक प्राप्त होते हैं, 4 युग्मक प्राप्त होते हैं और इन चारों युग्मकों के मध्य अवसंकरण करवाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं युग्म विकल्पी। देखिए युग्म विकल्पी, देखिए, और युग्म विकल्पी में इस प्रकार से यहां पर तो आ जाएगा कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। इसी प्रकार यहां भी कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। चारों युग्म विकल्प इस प्रकार से लिख दिए हैं और यहाँ पर क्रॉस का मैं साइन लगा देता हूं, जिसका मतलब होता है संकरण। क्या होता है, संकरण। तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहले कि जब कैपिटल Y R और कैपिटल Y R का संकरण करवाते हैं तो हमें कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R इस प्रकार से हमें पौधे प्राप्त होते हैं। और ये पौधे कैसे हैं, पीले गोल। कैसे पौधे हैं ये, पीले गोल पौधे हैं, पीले गोल पौधे प्राप्त हमें होते हैं। जब हम इससे इसका संकरण करवाते हैं तो हम देखते हैं कि Y तो दोनों कैपिटल आ रहे हैं, देखिए Y तो दोनों कैपिटल आ रहे हैं, लेकिन R एक बड़ा और एक छोटा आ रहा है और दोनों Y कैपिटल है, इसका मतलब पीले तो हैं और एक बड़ा R आ रहा है, इसका मतलब गोल भी हैं, गोल भी हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। देखिए कैपिटल Y के साथ में स्मॉल y आएगा, इसको देखते हैं। तो कैपिटल Y के साथ में स्मॉल y आएगा और कैपिटल R के साथ में कैपिटल R आएगा और यहाँ भी हमें पौधे कैसे प्राप्त हो जाएंगे, पीले गोल ही प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट अगले कॉलम में चलते हैं तो हम देखते हैं कि कैपिटल Y के साथ में स्मॉल y आएगा और कैपिटल R के साथ में स्मॉल r आएगा, परंतु पौधे हमें कैसे प्राप्त होते हैं, पीले गोल। कैसे प्राप्त हो रहे हैं, पीले गोल ही प्राप्त होते हैं। कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r और पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं पीले गोल। देखिए अब दूसरे कॉलम पे चलते हैं। अब ये दूसरा कॉलम, इन चारों कॉलमों से ये जो चारों युग्मक दिख रहे हैं इन चारों से संकरण करेगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा Y के साथ में बड़ा Y आएगा, बड़े R के साथ में छोटा R आएगा और पौधे हमें कैसे प्राप्त होंगे,
पीले गोल। कैसे पौधे प्राप्त होंगे? पीले गोल। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि बड़े वाई के साथ में फिर से बड़ा वाई आएगा और छोटे आर के साथ में छोटा आर आएगा। मतलब पीले तो हैं पर कैसे हैं? झुर्रीदार। कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं? पीले झुर्रीदार प्राप्त हो रहे हैं। आगे चलते हैं हम बड़े वाई के साथ में छोटा वाई, बड़े वाई के साथ में छोटा वाई और बड़े आर के साथ में छोटा आर। मतलब पीले बड़े वाई के साथ में छोटा वाई, बड़े आर के साथ में छोटा आर। तो यहां भी हमें कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं? पीले गोल प्राप्त हो रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बड़े वाई के साथ में, बड़े वाई के साथ में छोटा वाई और छोटे आर के साथ में छोटा आर, अर्थात पीले झुर्रीदार। कैसे प्राप्त हो रहे हैं? पीले झुर्रीदार पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब नेक्स्ट तीसरे युग्मक पर चलते हैं। तीसरा युग्मक भी इसी प्रकार से चारों से संकरण करेगा और हम देखेंगे कि यहाँ पर कैपिटल वाई के साथ में, यहाँ पर कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई आएगा और कैपिटल आर के साथ में कैपिटल आर ही आएगा। और हमें ये पौधे फिर से कैसे प्राप्त होंगे? पीले गोल प्राप्त होते हैं। कैसे पौधे प्राप्त होते हैं? पीले गोल प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि देखिए कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई, कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई और कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर। और यहाँ भी हमें पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं? पीले गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए इधर स्मॉल वाई, इधर भी स्मॉल वाई, तो दोनों ही स्मॉल वाई है और दोनों कैपिटल आर है। तो देखिए अब यहाँ पर स्मॉल वाई होने के कारण कैसा हो गया? हरे, और हरे के साथ कैसे हैं? गोल, यानी कि हरे गोल पौधे, बीज वाले पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ भी स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल वाई और एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। तो इससे भी हमें कैसे पौधे प्राप्त होंगे? हरे गोल बीज वाले पौधे ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट चौथे युग्मक पर यदि हम चलते हैं, देखिए यहां पर स्मॉल वाई के साथ में स्मॉल वाई और कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर, मतलब हरे गोल पौधे हमें प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम देखते हैं स्मॉल वाई के साथ में कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और पौधे हमें प्राप्त कैसे हो रहे हैं? पीले गोल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हमें यहां पर कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ में स्मॉल आर, मतलब पीले झुर्रीदार पौधे, बीज वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं। और नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर स्मॉल वाई के साथ में स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई के साथ में स्मॉल वाई और कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर। तो यहाँ पर हमें हरे गोल पौधे, बीज वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि इस स्थिति में स्मॉल वाई स्मॉल आर समयुग्मजी पौधे प्राप्त हो रहे हैं। और कैसे हैं? हरे झुर्रीदार। कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं?
हरे झुर्रीदार पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल 16 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अब इन 16 परिणामों के हमें लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं इनके लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात लिखते हैं। लक्षण प्रारूप अनुपात। तो देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो बाह्य प्रतीति है उसको देखकर हम लक्षण प्रारूप अनुपात लिखते हैं। मतलब इसके अंदर हम किन किन की बात करेंगे? तो देखिए इनके अंदर हम बात करेंगे पीले गोल। कैसे? पीले गोल अनुपात। पीले गोल के अलावा हमें कौन से प्राप्त हो रहे हैं? पीले गोल, पीले झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार, फिर अनुपात आगे लिख देते हैं। इसके बाद में पीले गोल, पीले झुर्रीदार, पीले गोल, हरे गोल, हरे गोल। कैसे? हरे गोल अनुपात। हरे गोल के पश्चात हरे गोल, हरे झुर्रीदार, हरे झुर्रीदार। देखिए सबसे पहले तो पीले गोल, और पीले गोलों की संख्या हम गिनते हैं तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। पीले गोल कितने हो गए? पीले गोल हो गए यहाँ पे 9। कितने हो गए? पीले गोल हो गए यहाँ पे 9 अनुपात। अब पीले झुर्रीदार गिनते हैं तो पीले झुर्रीदार हो गए यहाँ पे 1 1 2 और 3। कितने हो गए? 3। तो पीले झुर्रीदार में हो गए 3 अनुपात। हरे गोल, अब हरे गोल गिनते हैं तो हरे गोल कितने हो जाएंगे? हरे गोल में 1 2 और 3। हरे गोल भी कितने हो गए? 3 अनुपात। हरे झुर्रीदार में कितने? 1। तो देखिए ये लक्षण प्रारूप अनुपात आपके सामने आ रहा है। पीले गोल अनुपात पीले झुर्रीदार अनुपात हरे गोल अनुपात हरे झुर्रीदार, और इससे हमें प्राप्त हो रहा है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखते हैं इसका जीन प्रारूप अनुपात। क्या लिखेंगे? जीन प्रारूप अनुपात। इसके हम जीन प्रारूप अनुपात की बात करते हैं। और देखिए जीन प्रारूप अनुपात में हम देखते हैं पीछे की स्लाइड में कि हमें किस किस प्रकार के जीन युग्म विकल्पी प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल आर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर अनुपात। और इसके पश्चात देखिए कैपिटल वाई और आर मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर अनुपात। देखिए फिर इसके पश्चात आता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। नेक्स्ट आगे चलते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखिए अनुपात कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर अनुपात। आगे चलते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आ चुका है। कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल आर, इसको लिखना पड़ेगा कैपिटल वाई और स्मॉल आर अनुपात। फिर इसके पश्चात ये आ गया, ये आएगा कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। देखिए आगे कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई और कैपिटल आर आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है।
नहीं, स्मॉल y के साथ में कैपिटल R नहीं आया। अनुपात स्मॉल y कैपिटल R अनुपात। देखिए कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, ये तो आ चुका है और इसके पश्चात ये भी आ गया है और y स्मॉल r ये भी आ गया है। स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r ये नहीं आया है। तो देखिए स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y नहीं आया है। तो स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, फिर अनुपात लास्ट में स्मॉल y स्मॉल r। अब इनके अनुपात हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल R, तो कितने आ रहे हैं? एक ही आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 1 अनुपात कैपिटल Y और R। 1 2, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 के बाद में बस 2 ही है। कितने हैं? 2 अनुपात, फिर कैपिटल Y के साथ स्मॉल y और कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R 1 और 2, ये भी कितने हैं? 2 अनुपात कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 कितने आ रहे हैं? 4। 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात कैपिटल Y के साथ में है स्मॉल r कैपिटल Y के साथ में स्मॉल r, ये रहा 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पर 1 अनुपात कैपिटल Y के साथ स्मॉल y और स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r, एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2, कितने हैं? 2 अनुपात, और स्मॉल y के साथ में कैपिटल R, स्मॉल y के साथ में कैपिटल R। 1 कितना है? 1 ही है, एक अनुपात स्मॉल y के साथ में एक बड़ा और एक छोटा r, तो 1 2, ये 2 हो गए और अनुपात ये 1 हो गया। तो देखिए जीन प्ररूप अनुपात क्या आया है? 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ये तो जीन प्ररूप अनुपात हो गया। लक्षण प्ररूप अनुपात भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, लक्षण प्ररूप अनुपात। देखिए सबसे पहले हमें कैसे पौधे प्राप्त हुए थे? पीले गोल अनुपात। इसके पश्चात कौन से थे? पीले झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार अनुपात। इसके पश्चात हरे गोल अनुपात, हरे झुर्रीदार। और देखिए अनुपात था इसका 9 अनुपात 3 अनुपात 1। तो ये आपके मेंडल के तीनों नियम कंप्लीट होते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक है आपका जिसका नाम है लिंग निर्धारण,
क्या नाम है? लिंग निर्धारण। कि लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो लिंग निर्धारण की बात करते हैं और अपना लास्ट टॉपिक इस पार्ट का यही रहेगा कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, लिंग निर्धारण को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको यही जाननी है कि मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो देखिए, मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी होती है? 46। और युग्म कितने होते हैं? युग्म अर्थात जोड़े, तो 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 युग्म होते हैं। इन 23 युग्मों में आपको पता होना चाहिए कि 23 युग्मों के अंदर जो 22 युग्म है, देखिए इनको इस प्रकार से लिखते हैं 22 + 1, 22 + 1 युग्म। और इसमें जो 22 युग्म है ये तो कायिक गुणसूत्र है। क्या है ये? कायिक गुणसूत्र है। और जो एक युग्म है इसे हम बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? लैंगिक गुणसूत्र। क्या बोलेंगे इसको? लैंगिक गुणसूत्र। तो देखिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जिसमें से युग्म कितने होते हैं? 23 युग्म। अर्थात एक युग्म में 2 गुणसूत्र होते हैं, इसलिए एक युग्म में 2 गुणसूत्रों के आधार पर टोटल 23 युग्म या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, जबकि एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र कहलाता है। यदि हम इनकी परिभाषाओं की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कायिक गुणसूत्रों की परिभाषा लिख देता हूं। कायिक गुणसूत्र, देखिए कायिक गुणसूत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे गुणसूत्र जो मानव में शारीरिक संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। शारीरिक संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। इसी के साथ ही जो लैंगिक गुणसूत्र है उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? लैंगिक गुणसूत्र। देखिए, लैंगिक गुणसूत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे गुणसूत्र जो मानव में लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। वे गुणसूत्र जो मानव में लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, लिंग गुणसूत्र या लैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं। लैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं। लैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं। वे गुणसूत्र जो मानव में लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, लैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं। और इनकी एक विशेष बात होती है कि नर में जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वे XY के रूप में होते हैं, जबकि मादा में जो गुणसूत्र होते हैं वो XX के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात नर में, पुरुष में
जो गुणसूत्र होते हैं वे विषम होते हैं, x और y के रूप में होते हैं, जबकि मादा में दोनों गुणसूत्र जो युग्म विकल्पी होते हैं वो समान होते हैं, x x के रूप में होते हैं। और इनका लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, आइए समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं, लिंग निर्धारण, हम लिंग निर्धारण को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, नर और मादा, नर और मादा में जब निषेचन क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, निषेचन क्रिया होती है, तो हम देखते हैं कि नर में जो गुणसूत्र होते हैं वे 44 प्लस XY के रूप में होते हैं, जबकि मादा के अंदर 44 प्लस XX के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, XX के रूप में होते हैं। इस प्रकार से 44 प्लस 2 46, इसमें भी 44 प्लस 2 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इनके मध्य क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। इनके मध्य किस प्रकार का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और ये हमने पढ़ा था जनन वाले पाठ के अंदर कि मानव में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पर 44 प्लस XY में से केवल 22 गुणसूत्र तो कायिक आते हैं, जबकि XY लैंगिक गुणसूत्र भी इसमें हिस्सा लेता है। इधर भी गुणसूत्र आधे हो जाते हैं और 22 प्लस XX के रूप में प्राप्त होते हैं। किसके रूप में प्राप्त होते हैं, XX के रूप में प्राप्त होते हैं। यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जब इनके मध्य निषेचन क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यहां से जब हम देखते हैं तो यहां से दोनों में जब युग्मनज का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, तो 22 प्लस 22 मिलकर कितने गुणसूत्र आज हो जाते हैं, वापस 44 गुणसूत्र हो जाते हैं। परंतु ये जो X और Y और इधर XX है, इन गुणसूत्रों का जो लिंग निर्धारण है वो कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। मतलब 44 कायिक गुणसूत्र, ये तो कैसे गुणसूत्र है, कायिक गुणसूत्र, ये तो पूरे हो जाते हैं। परंतु जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों का जो निषेचन है वो किस प्रकार से होता है, इन गुणसूत्रों का जो विभाजन वो किस प्रकार से होता है, इसको हम अगली क्लास में देखते हैं। तो 44 प्लस, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। तो लिंग निर्धारण देखिए किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि निषेचन क्रिया के दौरान नर में 44 प्लस XY गुणसूत्र होंगे, जबकि मादा में 44 प्लस XX गुणसूत्र होंगे। फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, 44 के कितने रह जाते हैं, 22 गुणसूत्र तो कायिक और XY लिंग गुणसूत्र, इधर से भी 22 प्लस XX लिंग गुणसूत्र। दोनों में युग्मनज क्रिया होती है, तो 44 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र तो 22 प्लस 22, 22 नर के और 22 मादा के संयुक्त होकर 44 का कायिक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, जबकि जो लिंग गुणसूत्र है वे लिंग गुणसूत्रों के संलयन से बनते हैं। अब ये लिंग गुणसूत्रों में संलयन कैसे होता है, आगे देखते हैं। तो देखिए, जो नर होता है, नर के अंदर X और Y दो गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा के अंदर X और X गुणसूत्र होते हैं। जब इनके मध्य निषेचन क्रिया होती है अर्थात क्रॉस करवाया जाता है, तो हम देखते हैं कि इस X के साथ में यदि इस X का संलयन होता है तो XX के साथ में जो गुणसूत्र आता है लिंग गुणसूत्र, इस गुणसूत्र से हमें पता चलता है कि जो होने वाली संतान है वो कैसी होगी, लड़की होगी। क्या होगी, लड़की। यदि इस X का इस X के साथ निषेचन होता है तो इससे भी कैसी संतान प्राप्त हो रही है, लड़की ही प्राप्त हो रही है। कैसी संतान प्राप्त हो रही है, लड़की। जबकि जो Y गुणसूत्र है ये जब इस X से संकरण करेगा तो इससे XY अर्थात क्या प्राप्त हो रहा है, लड़का प्राप्त हो रहा है। जबकि ये Y इस X से अगर संकरण करता है तो भी हमें XY ही प्राप्त होता है, अर्थात संतान के रूप में क्या प्राप्त हुआ, लड़का। जिससे हमें स्पष्ट होता है कि
नर और मादा में जब निषेचन क्रिया होती है उस दौरान लड़का या लड़की होने की संभावना कितनी रहती है? 50-50% रहती है। कितनी रहती है? 50-50% रहती है। अर्थात हम लिखें लड़का अनुपात लड़की लिखें तो इनका अनुपात कितना रहेगा? 50% अनुपात 50%। अर्थात 50-50% दोनों की संभावना रहती है। अतः हम कह सकते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मादा है उसके अंदर तो XX गुणसूत्र होते हैं, समान होते हैं। तो बताओ लड़का या लड़की होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पुरुष उत्तरदायी होता है। तो यहां पर हम एक लाइन लिख देंगे, इससे स्पष्ट होता है। या फिर नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। उपरोक्त आरेख से स्पष्ट होता है, उपरोक्त आरेख से स्पष्ट होता है कि मानव में लैंगिक क्रिया के दौरान लैंगिक क्रिया के दौरान लड़का व लड़की की संभावना 50-50% होती है तथा इसके लिए पुरुष ही उत्तरदायी होता है, कि होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की। देखिए उपरोक्त आरेख में हमने देखा कि लड़की होने की संभावना लड़के होने की संभावना के बराबर है, अर्थात 50-50% है। तो हमें इससे पता चलता है कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है, पुरुष या महिला। पुरुष इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि पुरुष के गुणसूत्र यदि अगर X गुणसूत्र उसके X गुणसूत्र से यदि संकरण करता है तो उससे पुत्री का जन्म होता है, जबकि यदि उसका Y गुणसूत्र इसके X गुणसूत्र से संकरण करता है तो पुत्र का जन्म होता है। तो ये जो प्राचीन काल से जो विडंबना बढ़ती आ रही है कि महिला को ही इसके लिए दोषी ठहराया जाता है लड़की होने पर, तो ये गलत है। इसलिए यहाँ पर लिंग निर्धारण के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि लड़का या लड़की होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, पुरुष जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही आपका पाठ आनुवंशिकता कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम एक नया पाठ लेकर आएंगे, नए जोश और उमंग के साथ में हम नए पाठ का यहाँ पर शुरुआत करेंगे, जिसका नाम होगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, धन्यवाद।